हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। अपनी राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर राजस्थान का भौतिक प्रदेश हम कर रहे थे, जिसकी हमने एक क्लास हमारी हो चुकी है और नेक्स्ट क्लास आज हम शुरू करते हैं। तो मैंने इसकी दूसरी क्लास भी रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन उसकी टेक्निकल इशू की वजह से उसमें वॉइस ऐड ना होने की वजह से वो क्लास मेरी वेस्ट हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए मैं दोबारा से फिर से क्लास को शुरू करने जा रहा हूं और आज हम बताने जा रहे हैं भौतिक प्रदेशों की सेकंड क्लास। तो आप सभी का बहुत बहुत प्यार है मेरे साथ में, बहुत बहुत सहयोग है। तो आपके सपोर्ट से ही मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूं ताकि आपको फ़ायदा रहे, आपको एग्ज़ाम के अंदर अच्छे तरीके से नॉलेज आप ग्रहण कर सकें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम भौतिक प्रदेशों की हमारी आज की क्लास को। तो पिछली क्लास के अंदर जो मैंने करवाया था उसके अंदर सभी भौतिक प्रदेशों का मैंने अलग अलग डिवाइडेशन कर दिया था, उसे मैं एक बार फिर से कर देता हूं और इस बार मैं आपको शो करता हूं उन्हें एक मैप के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम सबसे पहले राजस्थान का मैप देखिए। आप भौतिक प्रदेश तभी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं जब आपके पास में राजस्थान का मैप अच्छी तरीके से क्लियर होगा। तो इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप पीछे की वीडियो में जाएं और वहां जाकर के आप इसे देखें राजस्थान को। और राजस्थान के वहां पर मैंने पूरे वीडियो बना रखे हैं सामान्य परिचय के बारे में, और जबकि भौतिक प्रदेशों के बारे में अभी फ़िलहाल वीडियो बनाने शुरू किए हैं। तो इसीलिए आपको इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। अभी आप रेगुलर वीडियो को देखते रहें, सपोर्ट करते रहें, शेयर करते रहें, ताकि आपके हौसले से मैं आप ही को हौसला दे सकूं। ठीक है, ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 4 भौतिक प्रदेश हमने देखे थे। राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में हमने बांटा इस प्रकार से। ठीक है, अब ये हमारे पास में उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये जो प्रदेश है ये राजस्थान के 61.11% भाग पर फैला हुआ है। और उसके बाद में आ जाता है हमारे पास में मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। ये अरावली आ चुकी है, अरावली, जो कि राजस्थान के 9% भाग पर फैली हुई है, 9% भाग पर फैली हुई है। उसके बाद में आ जाते हैं हमारे पास में पूर्वी मैदान। तो पूर्वी मैदानों की अगर हम बात करते हैं तो ये आते हैं राजस्थान के 23% भाग पर। ठीक है, 23% भाग पर हमें मैदान मिलेंगे। और एंड में आ जाता है हमारे पास में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जो कि राजस्थान के 6.89% भाग पर फैला हुआ है। ये पठार जो है ये दक्कन के पठार का हिस्सा है। ओके, और ये जो मैदान है ये गंगा यमुना के मैदान का हिस्सा है। ये अरावली जो है ये गोंडवाना प्रदेश की है, गोंडवाना का हिस्सा है ये, या गोंडवाना लैंड से निर्मित है, उस समय की है, सबसे प्राचीन है ये। और ये जो है 33 सागर का अवशेष है। मरुस्थल जो है हमारा वो 33 सागर का अवशेष है। अब देखिए, हमने क्षेत्रफल देख लिया, अब हम बात करते हैं जनसंख्या की। इस मरुस्थल में टोटल राजस्थान की कुल कितनी जनसंख्या निवास करती है, तो वो है हमारे पास में 40% जनसंख्या। अरावली में कितनी निवास करती है, तो 10% जनसंख्या निवास करती है। मैदानों के अंदर हमारे पास में 39%, और पठार के अंदर है 11% जनसंख्या निवास करती है। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो भौतिक प्रदेश है वो मरुस्थल रहता है, और जनसंख्या क्षेत्रफल में सबसे छोटा जो है वो कौन सा रहता है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। जनसंख्या में बड़ा प्रदेश देखेंगे तो मरुस्थल रहेगा, और छोटा देखेंगे तो अरावली रहेगी हमारे पास में सबसे छोटा प्रदेश। क्लियर है। उसके बाद हम बात कर रहे थे आगे, हमने देखा था यहाँ पे वर्षा के बारे में। तो यहाँ की जो वर्षा है वो 20 सेंटीमीटर से लेकर के 50 सेंटीमीटर यहाँ पे वो वर्षा होती है। इस क्षेत्र की बात करते हैं तो 50 से लेकर के 90 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और यहाँ पर 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और यहाँ होती है 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा। यानी सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कहा जाए तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश रहेगा, और सबसे कम वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है।
इसके बाद हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर हम जलवायु देखते हैं इस मरुस्थल की। तो इस मरुस्थल की जो एवरेज जलवायु हम देखेंगे तो वो रहेगी हमारे पास में शुष्क एवं अत्यधिक विषम जलवायु, अत्यधिक विषम जलवायु, विषम यानी सम नहीं, विषम जलवायु है, बहुत ही अलग प्रकार की है। हर जगह पर जाओगे तो अलग अलग जलवायु आपको देखने को मिलेगी। और है कैसी? रूखी है, शुष्क है, यानी कि गर्म जलवायु है यहाँ पे। अरावली की बात करते हैं तो 50 से 90 यहाँ पे वर्षा होती है। तो ये जो है उप आर्द्र प्रदेश कहलाता है, उप आर्द्र जलवायु कहलाती है यहाँ की। उप आर्द्र, आर्द्र नहीं, थोड़ी सी कम उससे। और ये है आर्द्र और ये है अति आर्द्र। अति आर्द्र, आर्द्र यानी कि नमी, ह्यूमिडिटी जो पाई जाती है हवा के अंदर, जो ह्यूमिडिटी है, ठंडी ठंडी हवा अपने को महसूस होती है। जब ठंडी हवा महसूस होती है उस समय उसमें आर्द्रता होती है, और जब गर्म हवा हमें लगती है तब उसमें आर्द्रता बिल्कुल भी नहीं होती। इस वजह से हमें वो हवा गर्म और ठंडी महसूस होती है। तो क्लियर है, ये हमारे पास में आ चुकी है इसकी जलवायु। इसके बाद हम आगे देखते हैं, इस जलवायु के आधार पर हम देखते हैं कि इस इलाके की जो मिट्टी है वो किस प्रकार की होगी। तो आप समझ सकते हैं कि शुष्क जलवायु है, अत्यधिक विषम जलवायु है। देखो जो अपक्षय की जो क्रियाएं होती हैं वो सबसे अधिक कहाँ होंगी? इस मरुस्थल के अंदर होंगी। अपक्षय यानी कि अपने आप टूटना। और यहाँ पर क्या होता है, विषम जलवायु के कारण यानी रात को बहुत अधिक ठंड हो जाती है और दिन में बहुत अधिक गर्मी हो जाती है, जिस वजह से वहाँ की चट्टानें टूट जाती हैं और टूट करके बारीक बारीक कणों में बिखर जाती हैं, और जिससे निर्मित होती है बालू, जिससे यानी कि बालू यानी रेत। तो यहाँ पे मिलेगी हमें रेतीली बलुई मिट्टी, ठीक है, रेतीली बलुई मिट्टी, यहाँ पे हमें मिलेगी रेतीली बलुई मिट्टी। अरावली की बात करते हैं तो अरावली में मिलेगी हमें लाल भूरी कंकरीली, लाल भूरी कंकरीली मिट्टी मिलेगी हमें यहाँ पे, कंकरीली यहाँ पे यानी कि उसमें कंकड़ पत्थर होंगे, ठीक है, कंकरीली। उसके बाद देखते हैं मैदान। तो मैदानों में आपको पता है मैदानों में बहती हैं नदियाँ, और नदियों द्वारा बहकर लाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जलोढ़ या दोमट कहते हैं, दोमट मिट्टी कहा जाता है इसको, दोमट। तो ये ध्यान रखिएगा, जलोढ़ या दोमट मिट्टी कहते हैं। इसके बाद में देखिए यहाँ पर आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो यहाँ हम बात करते हैं काली लाल कच्छारी, काली लाल और कच्छारी मिट्टी यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये जो काली लाल कच्छारी है, ये काली मिट्टी लावा प्रदेश से निर्मित हुई है। लावा, क्योंकि ये जो पठार है हाड़ौती का पठार, ये दक्कन के पठार का एक हिस्सा है। और जो दक्कन का पठार है वो मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि उसका निर्माण कैसे हुआ था। और अगर उसको आप अच्छी तरीके से देखना है कि उसका निर्माण किस प्रकार से होता है, एक एक पॉइंट को समझना है, तो उसके लिए आपको देखने होंगे भारत के भौतिक प्रदेश। तो भारत के भौतिक प्रदेश जो है उसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो चलिए एक बार वापस लौटते हैं यहाँ पे हम। तो ये रही हमारे पास में इस प्रकार की मिट्टियाँ, और अब इन मिट्टियों से डिसाइड होगा कि यहाँ की फसलें कैसी हैं। इस मिट्टियों से डिसाइड करते हैं यहाँ की फसलें। तो यहाँ पर हमें मिलेगी गवार, बाजरा और मूंग, गवार, बाजरा और मूंग यहाँ की प्रमुख फसलें हमें मिलेंगी इस इलाके के अंदर, ठीक है। और फिर हम देखते हैं अरावली की। तो अरावली की जो प्रमुख फसल है वो है मक्का की फसल। यहाँ पे कौन सी है? मक्का की फसल है। और मक्का अनुसंधान केंद्र जो है वो बांसवाड़ा केंद्र है, मक्का रिसर्च इंस्टीट्यूट। मक्का रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो हमें मिलेगा अरावली के अंदर, ठीक है। और हाँ, तो हम बात कर रहे थे मक्का अनुसंधान केंद्र जो है वो बांसवाड़ा केंद्र है। फिर हम बात करते हैं मैदानों के अंदर। तो मैदानों में हमें लगभग सभी फसलें मिल जाएंगी, जैसे गेहूं, जौ, चना, सरसों। तो सरसों जो अनुसंधान केंद्र है, सरसों अनुसंधान केंद्र ये सेवर भरतपुर के अंदर है। सरसों और राई अनुसंधान केंद्र भी सेवर में हमें मिलेगा। और यहाँ हम बात करते हैं पठारों के अंदर। तो पठारों में हमें मिलेगी
कपास, काली मिट्टी जो है वो किसके लिए लाभदायक होती है, तो कपास के लिए लाभदायक होती है। और दक्कन का जो पठार है वो मुख्य रूप से महाराष्ट्र के अंदर है, इसीलिए महाराष्ट्र में सबसे अधिक काली मिट्टी पाई जाती है और वहीं पर ही सबसे अधिक कपास पाई जाती है। और उसी कपास के कारण ही मुंबई को कपास नगरी या वस्त्र नगरी कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो ये हमारे पास में हमने पहले सिंपली नॉर्मली इसको सभी भौतिक प्रदेशों को हमने देख लिया है। और अब हम एक एक भौतिक प्रदेश की डिटेल से आगे व्याख्या करने वाले हैं। ओके, तो यहीं पर मैं अब आपको एक इंडेक्स आपने बनाना है, एक इंडेक्स एक डायग्राम बनाना है जिसके अंदर हम इनके सभी के आगे डिवाइडेशन देखेंगे। तो आप ऐसे कीजिए, जल्दी से अगर कोई भी बात यहाँ पे नोट करने वाली है तो आप उसे नोट कीजिए। आपके पास में 1.5 मिनट का टाइम है। और पश्चिमी विशाल रेतीला मरुस्थल, विशाल रेतीला मरुस्थल या इसे कहते हैं शुष्क रेतीला मरुस्थल। ये क्या है हमारे पास में? इस मरुस्थल के हम 2 हिस्से करने जा रहे हैं। दूसरे हिस्से का नाम है अर्धशुष्क रेतीला मरुस्थल या इसका दूसरा नाम है राजस्थान बांगर या बांगड़ प्रदेश। ठीक है, राजस्थान बांगर या बांगड़ प्रदेश। तो पहले हमने मरुस्थल के 2 हिस्से किए। एक पश्चिमी विशाल रेतीला मरुस्थल है या शुष्क रेतीला मरुस्थल है, दूसरा है अर्धशुष्क रेतीला मरुस्थल या राजस्थान बांगर या बांगड़ प्रदेश। अब इसके बाद में इसके 2 हिस्से होंगे इस प्रदेश के, जिसमें एक होगा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और एक होगा हमारे पास में बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ठीक है, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और एक रहेगा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश रहेगा। अर्धशुष्क की बात करते हैं, राजस्थान बांगर की बात करते हैं, तो इसे हम आगे 4 भागों में बांटने वाले हैं, जिसमें होगा हमारे पास में घग्गर बेसिन, दूसरा है शेखावटी प्रदेश, तीसरा है नागौरी उच्चभूमि, और चौथा है हमारे पास में लूणी बेसिन या इसे कहते हैं गोड़वाड़ प्रदेश कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में ये हो गया। इसके बाद देखिए, तो हमने इसके 2 हिस्से किए और इसके हमने 4 हिस्से किए और ये हमारे पास में मरुस्थलीय प्रदेश है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास में अरावली प्रदेश की बात आ जाती है। तो अरावली प्रदेश को 3 भागों में डिवाइड किया जाएगा, जिसमें हम उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली के रूप में इसको पढ़ेंगे। फिर आ जाएगा हमारे पास में पूर्वी मैदान। तो मैदान जो है वो नदी बेसिन के हिसाब से उनको 4 भागों में बांटेंगे, जिसमें से होगा हमारे पास में
बाणगंगा बेसिन, बनास बेसिन, चंबल बेसिन और माही बेसिन। ठीक है, ये इन चारों नदियों के क्षेत्र होंगे। और हारदौती का जो पठार है उसे बांटा जाएगा दो भागों में, जिसमें एक होगा हमारे पास में विंध्यन कगार भूमि और एक होगा हमारे पास में दक्कन का पठार। तो हम इसे आगे दो भागों में इस प्रकार से बांटेंगे। अब हमें शुरुआत करनी है मरुस्थल से। मरुस्थल जो है उसके बारे में हमें देखना है। तो देखिए, मरुस्थल की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही आता है कि मरुस्थल जो है वो राजस्थान के कितने हिस्से पर फैला हुआ है। 61.11% भाग पर फैला हुआ है, 2/3 भाग पर फैला हुआ है, या 1,75,000 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। यानी इस प्रकार से हमारे पास में ये आंकड़ा 3 रूपों में हमारे सामने आ सकता है। तो एक तो ये ध्यान रखना आपको। दूसरी बात देखिए, दूसरा देखिए यहाँ पे हमारे पास कि ये जो मरुस्थल है ये राजस्थान के 12 जिलों में फैला हुआ है। 12 जिलों के अंदर ये फैला हुआ है, यानी ये यहाँ पे 12 जिले मरुस्थलीय जिले कहलाते हैं। और इन 12 जिलों में राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। 40% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। देखिए, ये 12 जिले कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास में श्रीगंगानगर। दूसरा है, अब हम इसके एक सीक्वेंस से चलेंगे। देखो, हमारा हमेशा सीक्वेंस यही रहेगा कि हम इस प्रकार से ही घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज ही हम चलते हैं हमेशा। तो आप पिछली वीडियो को देख करके उसमें आप पहले मैप को अच्छे तरीके से भरना सीख लें। दूसरा है हमारे पास में बीकानेर, फिर आता है जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़। ये इस प्रकार से हमारे पास में 12 डिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। तो इन 12 जिलों को मरुस्थलीय जिले घोषित किया गया है। चलिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये देखना है कि मरुस्थल जो है वो राजस्थान के किस हिस्से पर फैला हुआ है। अब हमें किस हिस्सा, यानी हमें दिशा बतानी है कि कौन से हिस्से पर फैला हुआ है। तो कौन से, उत्तरी और पश्चिमी। ये पश्चिम वाला हिस्सा है, ये उत्तर वाला हिस्सा है। तो राजस्थान, मरुस्थल जो है वो राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी हिस्से पर फैला हुआ है। दूसरा क्वेश्चन सुनिए, यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में कहता है कि जो मरुस्थल है वो राजस्थान में किस दिशा में फैला हुआ है। देखिए, दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस है। राजस्थान के किस हिस्से में है, तो उत्तर पश्चिम। राजस्थान में इसका विस्तार किस दिशा में है, तो इसका विस्तार हमें मिलेगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। इसका जो विस्तार है वो उत्तर पूर्व से लेकर के दक्षिण पश्चिम की ओर ये फैला हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा कि इसका विस्तार उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है, जबकि ये राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र पर फैला हुआ है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की इसकी जो लंबाई है वो 640 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम जो इसकी चौड़ाई है वो 300 किलोमीटर है। 300 किलोमीटर इसकी लंबाई है। क्लियर। फिर हम देखते हैं कि ये जो मरुस्थल है ये ऊंचे और नीचे टीलों से निर्मित है, बड़े बड़े टीलों से निर्मित है। तो अगर हम इन सभी टीलों को एक समतल कर देंगे, पूरा समतल कर देंगे, तो इस मरुस्थल की औसत ऊंचाई क्या रह जाएगी, औसत ऊंचाई कितनी रहेगी। तो औसत ऊंचाई रह जाएगी 200 से 300 मीटर ऊंचा रह जाएगा। 200 से 300 मीटर इसकी
औसत ऊंचाई रहेगी। औसत ऊंचाई हमेशा समुंदर तल से नापी जाती है, समुंदर तल से नापी जाती है, और भारत में जितनी भी ऊंचाइयां हैं वो चेन्नई के समुंदर तल से नापी जाती हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है हमारे पास में कि इसका ढाल, पहले क्या हमने देखा, इसका विस्तार। विस्तार इसका है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। फिर बात आती है ढाल, इसका ढाल है, अब ढाल की बात सुनो, ढाल कौन बताएगा, यहाँ बहने वाली नदियाँ बताएंगी इसका ढाल कैसा है। तो एक नदी आती है घग्गर जो इस प्रकार से बहती है, और एक नदी आती है लूणी जो इस प्रकार से बहती है। अब इस नदी को देखें तो लगता है कि इसका ढाल पूर्व से पश्चिम है, और इस नदी को देखें तो लगता है इसका ढाल उत्तर से दक्षिण है। तो इसीलिए देखो नदियाँ आ कहाँ से रही हैं, ये नदी पूर्व से आ रही है, ये नदी उत्तर से आ रही है, और जा कहाँ रही है, ये पश्चिम में जा रही है, ये दक्षिण में जा रही है। तो इसका मतलब इसका जो ढाल है वो कैसा है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम इसका ढाल है। तो ये विस्तार है, यही इसका क्या है, ढाल, इसी दिशा में इस मरुस्थल का ढाल रहेगा। क्लियर है? तो यहाँ तक की बात को आपने समझना है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इस मरुस्थल का जो औसत तापमान है, औसत तापमान, तो ये हमें मिलेगा 22 डिग्री सेल्सियस। 22 डिग्री सेल्सियस इस मरुस्थल का औसत तापमान है। और अगर हम बात करें कि इस पूरे राजस्थान का औसत तापमान कितना है, राजस्थान का औसत तापमान कितना है, तो 37 डिग्री सेल्सियस। एक मनुष्य के अंदरूनी तापमान जितना ही राजस्थान का तापमान है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में कि ये जो हमारा मरुस्थल है ये अनेक विविधताओं वाला मरुस्थल है, बहुत अधिक विविधताएं हैं यहाँ पे। और यही मरुस्थल जो है यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है, जिस वजह से ये मरुस्थल सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कहलाता है। विश्व में जितने भी मरुस्थल हैं उन मरुस्थलों में जनसंख्या बहुत ही कम रहती है और उनका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, जिस वजह से जितना क्षेत्रफल बड़ा होगा और जनसंख्या कम होगी उसका घनत्व भी उतना ही कम होगा। तो राजस्थान का जो मरुस्थल है वहाँ 40% राजस्थान की जनसंख्या निवास करती है। तो ये जो हमारा मरुस्थल है सबसे अधिक घनत्व वाला मरुस्थल कहलाएगा, और इसका जो घनत्व है वो 105 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका घनत्व है। ध्यान रखिएगा, 105 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अनुसार इसका घनत्व दर्शाया जाता है। इसके अलावा जो कर्नल जेम्स टोड है उन्होंने इसे अकालग्रस्त क्षेत्र कहा है, यानी इसे कहा गया है प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं उसे तो उन्होंने कहा है प्राकृतिक रोग कहा है। जो आपदाएं होती हैं, अकाल जो होता है, उन्होंने उसे क्या कहा है, प्राकृतिक प्राकृतिक रोग कहा है। और बाकी इसके उपनाम में तो हमने देख लिया है कि इसे मरु प्रदेश या राजस्थान में इसे थार प्रदेश, थार मरुस्थल कहते हैं। और ये जो मरुस्थल है ये केवल राजस्थान में ही नहीं फैला हुआ है, पहले तो ये 2 देशों में फैला हुआ है। ये जो थार मरुस्थल है ये 2 देशों के अंदर है, एक तो इंडिया में है और एक पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में इस मरुस्थल को चोलिस्तान कहा जाता है, चोलिस्तान। पाकिस्तान में इसे चोलिस्तान कहा जाता है। तो देशों की बात करें तो 2 देशों में फैला है, और राज्यों की बात करें तो ये 4 राज्यों में फैला हुआ है, 4 राज्यों में फैला हुआ है। ये 4 राज्य कौन कौन से रहेंगे, तो अगर आपको राजस्थान का मैप आता है अच्छे तरीके से तो आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे पंजाब है, यहाँ हरियाणा है, हरियाणा के बाद में यूपी तो यहाँ पर आ गया मैदानी इलाके में, मध्य प्रदेश यहाँ पे आ गया है, और नीचे फिर गुजरात आ चुका है। तो कौन से रहे, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, ये 4 हमारे पास में क्या हैं,
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, इन 4 राज्यों के अंदर ये मरुस्थल फैला हुआ है। और डिस्ट्रिक्ट कितनी में फैला हुआ है, तो डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी 12। तो देखिए कितने देशों में फैला है, तो 2 देशों में। कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो 4। कितने राजस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ है, तो 12 जिलों में फैला हुआ है। तो क्लियर है यहाँ तक फ़िलहाल एक बार आपके लिए काफ़ी है। और इसके बाद की जो हम बातें हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं। तो यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जो मरुस्थल के अंदर वर्षा होती है वो होती है 20 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो और ये जो होती है यहाँ पे 50 से 90 होती है, यानी ये जो है ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, यानी इस रेखा पर 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो इसे कहते हैं 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, समवर्षा रेखा। तो समवर्षा रेखा वो होती है जो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाती है। समताप रेखा जो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है। तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो है ये राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, और 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मरुस्थल को अन्य प्रदेशों से अलग करती है। तो क्लियर है, यहाँ तक हमारे पास में आज का टॉपिक कंप्लीट है। फिर हम इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है जिसके अंदर हम इसके 2 विभाजन करेंगे, पश्चिमी विशाल रेतीला मरुस्थल और अर्धशुष्क रेतीला मरुस्थल, और फिर उसके बाद में हम आगे की ओर बढ़ेंगे। देखो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, आज तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें सबसे अधिक क्वेश्चन मरुस्थल से बने हैं। दूसरे नंबर पर आता है अरावली का नंबर, और तीसरे नंबर पर आता है मैदान, और चौथे नंबर पे आते हैं पठार। और अगर हम मरुस्थल में भी देखें कि मरुस्थल में भी सबसे अधिक क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं पश्चिमी विशाल रेतीला मरुस्थल से, यानी शुष्क रेतीला मरुस्थल से क्वेश्चन आते हैं। और उसके अंदर भी अगर हम बात करें आगे, तो बालुका स्तूप युक्त प्रदेश जो है सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी रहती है ये भौतिक प्रदेशों की। तो आशा करता हूँ आज की जो ये क्लास है आपको अच्छी लगी होगी। आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।